नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए संत सिंह सेखो जी की कहानी हलवाहा। 18 बरस की साहबो का यौवन निखर रहा था। प्रतिदिन उसके जंगली माता पिता चाचा ताऊ उसका ब्याह कर देने के बारे में सोचते और कई बार इकट्ठे बैठकर इस बारे में परामर्श भी कर चुके थे, किंतु साहबों को चाचा ताऊ के लड़कों में से कोई भी पसंद नहीं था। उसके ताऊ का लड़का अमीर 2 बार कैद भुगत चुका था। चाहे वह सुंदर और लंबा तगड़ा जवान था, साहब उसे कायर ही समझती थी। वह दोनों बार सेंध लगाता पकड़ा गया और इन नए आबादकार जाटों के लड़कों ने उसे 1-2 बार मारा पीटा भी था। यदि वह कायर अथवा कम से कम फुसफुसाना होता तो क्या वह पीछा करने वालों को मारता पीटता नहीं और डरा धमकाकर सेंध से भाग न निकलता। आबादकार सिखों के लड़के उसे कायर ही समझते थे। वे कहते थे, इसके पास शरीर तो है लेकिन दिल नहीं। और साहबो दिल की ग्राहक थी, शरीर की नहीं। शारीरिक दृष्टि से उसके पास खुद कोई कमी ना थी। 5 फुट 6 इंच लंबी थी। मक्खन पर पला उसका शरीर मक्खन सा ही सफेद और उससे भी अधिक कोमल था। और फिर साहबो पर इन जाट सिखों की छाप पड़ी हुई थी। ये मुरब्बों वाले थे। अंग्रेज ने नहरें निकालकर इस सांदलबार में इन्हें ला बसाया था। साहबों के बाप दादे जरूर यहाँ पीढ़ियों से रहते थे। यदि उसके पिता पितामह बलवान होते तो क्या अपनी भूमि पर अन्य किसी को बसने देते? साहबों तो संभवतः इस तरह नहीं सोचती थी। हाँ, उसने अपने माता पितामह चाचा ताऊ को इस तरह की शिकायतें करते सुना था। और फिर साहबों के पिता का इस गांव में ना अपना घर था और ना ही धरती। उसके पास पशु गाय भैंस तथा भेड़ बकरियां बहुत थी। वह किसी के अधीन होकर धरती नहीं जोतता था। वह अपनी गाय भैंसों से के घी से बछड़े बकरे मेमने आदि बेचकर अच्छा गुजर कर रहा था। रहने का घर उसे एक आबादकार सिख गुरनाम सिंह ने ही दे दिया था। उस सिख ने साहबों के पिता वहाब को अपना आधा अहाता दे रखा था, क्योंकि इस प्रकार वह स्वभावतः वहाब के पशुओं तथा रेवड़ के गोबर का स्वामी बन जाता था। साहबों का बाप भाई गामा और शहजादा अल्लू और शुजा गुरनाम सिंह से कोई झेप नहीं खाते थे। गुरनाम सिंह की पत्नी हरकौर साहबों की माँ आयशा के सामने हमेशा मिनमिनाती और मनुहार करती रहती थी। क्या हरकौर और क्या अन्य लोग, इन जाटों में से किसी को भी साहबों की माँ का नाम ठीक से उच्चारण नहीं करना आता था। वे सभी आयशा को ऐशा ही पुकारते थे। फिर भी साहबों इन जाटों को अधिक कुलीन समझने पर विवश थी। इन जाट सिखों की लड़कियों में कोई भी तो साहबों जितनी सुंदर ना थी। यह साहबों की स्वयं सिद्ध बात नहीं थी। सारे गांव की स्त्रियां साहबों तथा उसकी माँ के समक्ष यह बात कहती थी। पड़ोस के 2-4 घरों की लड़कियां स्वयं साहबों की रूप माधुरी की प्रशंसा करती रहती थी। उस जैसी लंबी पतली लड़की उस गांव में कोई ना थी। और कितनी सुंदर साहबों कपड़ों के भीतर थी, इसका अनुमान साहबों के अतिरिक्त भला किसको हो सकता था? साहबों चाहती थी कि वह इन जाट सिखों का अंग हो, उनके भाईचारे की रूप रानी बने। साहबों के घर में से लगभग 5-6 कोस दूर के गांव से जंगली अतिथि आया करता था। वह 25 वर्ष का सुडौल दीर्घकाय युवक था। उसका पूरा नाम शहाबुद्दीन था। सब कहते थे कि वह अपने गांव में एक मुरब्बे का मालिक है। गुरनाम सिंह, वाधवा सिंह, ईशर सिंह तथा किशन सिंह की भांति। किंतु साहबों को विश्वास नहीं होता था। यदि शहाबुद्दीन जंगली को अंग्रेजों का मुरब्बा ही देना होता तो साहबों के पिता चाचा ताऊ में क्या दोष था? शायद शहाबुद्दीन को अतिथि समझकर ही लोग ऐसा कहते थे। कौन जाने उसके गांव के लोग भी यहाँ के जाट सिखों की तरह उसे सामो कहकर पुकारते हो, जैसे उसे साहबों ने सामा कहकर पुकारते थे। खैर, यदि वह शहाबुद्दीन मुरब्बे वाला था भी तो इससे क्या? साहबों के पिता भाइयों ने तो कभी उसे साहबों के योग्य वर नहीं समझा था। शहाबुद्दीन साहबों की ओर हमेशा कनखियों से देखा करता। साहबो जब भी उसके सामने होती उसे ऐसा लगता जैसे उसे वह आंखों आंखों में ही देख रहा है, भाप रहा हो। इसलिए साहबो उसे झिड़कती थी, उसे अच्छा नहीं समझती थी। साहबो समझ रही थी कि वह आदमी उसी के लिए उनके पास आते हैं। कहीं लायलपुर आते जाते वह साहबों के भाई अल्लू को मिल गया और अल्लू उसे घर ले आया था। साहबों को याद था उस दिन जब वे दोनों आए, साहब दरवाजे में खड़ी हुई थी। संभवतः उसी घड़ी शहाबुद्दीन घायल हो गया था।
किंतु साहबों को उसका हर छठे सातवें दिन ठाठ से आठ टपकना भला नहीं लगता था। और फिर वह साहबों के पिता से कह ही क्यों नहीं देता कि साहबों का ब्याह उसके साथ कर दे। ना जाने कहीं ऐसा ना हो साहबों सोचती कि मेरे पिता ने उसे शायद जवाब ही दे दिया हो, किंतु उसकी माँ की ओर से भी साहबों के कान में ऐसी कोई बात ना आई थी। संभवतः वे साहबों का विवाह शहाबुद्दीन से ना करने पर इतने तुले हुए थे कि वे साहबों के सामने इसकी चर्चा करके साहबों के हृदय में उसके लिए उमंग पैदा करना ठीक नहीं समझते थे। और फिर जरूरत भी क्या है। साहबों सोचती अगर वह मुझे अच्छा लगता हो तो मैं खुद उसके साथ भागना चाहूँ। उसके पास इतनी तेज भागने वाली सारणी है कि वह हम दोनों को लेकर रेल से भी ज्यादा तेज भाग सकती है। एक दिन तो शहाबुद्दीन ने उसे कह भी दिया, साहबो कभी सारणी पर चढ़कर देखा है? साहबों ने कोई उत्तर नहीं दिया था। हाँ, मुस्कुरा अवश्य थी। चाहे मुंह उसने आंचल से ढक लिया था, किंतु मुस्कुराहट तो शहाबुद्दीन उसकी आंखों में भी देख सकता था। खैर कुछ भी हो, साहबो उसके साथ भाग जाने को तैयार नहीं। यदि गुरनाम सिंह का कोई लड़का जवान होता तो चाहे ये जाटनी या जंगली स्त्री को चौके में नहीं चढ़ने देती और उनकी खाने की चीजें जंगली औरतों के स्पर्श से भ्रष्ट हो जाती हैं। क्या यह वह भी उससे प्रेम ना करता? तब क्या साहबो गुरनाम सिंह की बहू बनकर ना रहती? पर जाटों में इतना साहस कहाँ। साहबो पुनः सोचती, अरे गुरनाम सिंह का लड़का तो अभी 7-8 वर्ष का है। गुरनाम सिंह की 12 वर्षीय लड़की ने कई बार उससे मजाक में कहलवाया था, मैं साहबों से ब्याह करूंगा। किंतु हंसी हंसी ही तो होती है। आखिर साहबों को इतनी अनजान नहीं कि यह भी ना समझती हो। किंतु इन्हीं दिनों एक अन्य दिशा से साहबों की आशा पूर्ति के लक्षण बनते दिखाई देने लगे। गुरनाम सिंह का भांजा लुधियाना से मामा से मिलने आया। उसकी अवस्था यही कोई 18 की रही होगी। मोतिया पीली मलमल की पगड़ी बांधे और दूधिया लट्ठे की चादर लगाए वह साहबों को सुंदर लगा। उसका नाम सुंदर था, निरंजन। गुरनाम सिंह ने अपने भांजे को लौटने से कई महीने तक रोके रखा। सावन भादों की ऋतु और हल जोतने के खेत तैयार करने के दिन निरंजन जैसा कामू जवान कहाँ मुफ्त में केवल रोटियों पर धरा पड़ा था। पहले कुछ दिनों निरंजन ने बिना तकलीफ के मौज उड़ाई। फिर यूं ही वह गुरनाम के साथ खेत पर जाने लगा। गुरनाम सिंह ने एक साजी कामगार रखने की सोची थी, लेकिन अब महीना 2 महीना और न रखने का निर्णय कर लिया। गुरनाम सिंह लोभी भी बहुत था। निरंजन को भी साहबों में दिलचस्पी हो गई। घर में से निकलते घुसते सदैव वह सामने दिखाई देती और प्रायः उसकी ओर देखने से भी न झिझकती। निरंजन को जैसे उससे आंखें मिलाने की लत पड़ गई, इसलिए गुरनाम सिंह को अधिक हटना करना पड़ा। निरंजन तत्कालिक कुछ दिन और ठहर जाने के लिए राजी हो गया, किंतु मुंह अंधेरे खेत पर जाने की बात उसे अखर जाती। यहाँ इस गांव में हलवाओं में कुछ ऐसी रीति थी कि आधी रात के ढलते ही हलवाई घर से निकल पड़ते और कहीं 7-8 बजे रात को वापस लौटते। गर्मियों की रात और वह भी चांदनी की। कबड्डी आदि खेलने के लिए ही तो बनी थी। गांव के लड़के तो आधी आधी रात तक पास के खेत में कबड्डी खेलते रहते। निरंजन भी किसी से पीछे न रहता। कई बार तो निरंजन को मुश्किल से 2-3 घंटे बीतते कि गुरनाम सिंह उसे खेत चलने के लिए जगा लेता। निरंजन बहुत तेरी सुनी अनसुनी करता, किंतु गुरनाम सिंह की 10-20 आवाजों के बाद उसे जागना ही पड़ता। बेचारा निरंजन बेहाल हो गया। उसकी पीली मोतिया पगड़ी फिर कभी ना रंगी गई। फिर कभी उस पगड़ी को कलफ ना लगा। कभी निरंजन का तुर्रा फप करना खड़ा हुआ। 10-15 दिनों के अनंतर गुरनाम सिंह की लड़की उस पगड़ी को धो देती। धोने मात्र से उस पगड़ी से कुछ क्या शान दिखाता। निरंजन धुली पगड़ी का तुर्रा छोड़ता। 2-4 घंटों के लिए थोड़ा बहुत खड़ा रहकर तुर्रा गिर जाता। दोहरे चमड़े की उसकी चमकदार जूती अब मैली पड़ गई थी। बैठ जाने से उसने उसे अत्यंत सावधानी से बनाए रखा। उसकी चादर में भी अब वह खड़खड़ाहट ना रही। सब लोग निरंजन पर हंसते और उसकी खिल्ली उड़ाते। सुसरे किस बात पर नरक भोग रहा है? मामा तेरे काम नाम कोई जागीर लिखने वाला है क्या? किंतु निरंजन अपनी स्थिति को उनसे अधिक समझता था और वह जानता था कि चौधरी माजरी गांव उसकी प्रतीक्षा में होगा। यहाँ तो उसे एक समय ही हल चलाना पड़ता है। खाने को मक्खन, पीने को थोड़ा बहुत दूध भी मिल जाता है। वहाँ माजरी में तो उसे दोनों समय हल चलाना पड़ता था। खाने को वही रोटी जो उसका बापू बनाता। अपनी जमीन तो इतनी थी नहीं कि दोनों का काम चल जाता। एक ही जोड़ी थी बैलों की उनके पास। उसी से चाहे बापू हल चलाते चाहे निरंजन। बापू बहुतेरा चिट्ठी लिख लिख कर बुला चुका था। निरंजन जानता था कि बापू से हल देकर स्वयं चौपाल में गप्पे हाँकेगा। मैं घास खोद लाया करूंगा अगर तुम आकर हल संभालो, वह पत्रों में लिखता था। किंतु निरंजन जानता था
कि इन सावन भादों के महीने में उन 2 बैलों और एक सूखी हुई भैंस के लिए घास खोदने की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती। खेतों और चारागाहों में पशुओं के चरने के लिए घास बहुतेरी थी। फिर निरंजन की माँ ने कहलवा भेजा था, बेटा मामा के पास ही रहो 2-4 महीने, वहां दूध घी बहुत है, तगड़ा होकर आना। दूध की अधिकता का तो नित्य अद्र निर्दित रहने वाले निरंजन को पता नहीं, किंतु माँ की इस बात ने निरंजन के मामा के पास रहने की इच्छा को और भी दृढ़ कर दिया था। और सच तो यह था कि जब तक साहबो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने को तैयार थी, घर बाहर जाते जाते एक आध चितवन देने को राजी थी, तब तक निरंजन की आत्मा मामा के पास से चले जाने को तैयार ना थी। निरंजन रुक गया था और सब उसकी हंसी उड़ाते थे, किंतु ना जाने क्यों वह साहबों को अब भी प्यारा लगे जा रहा था। उसे अब भी पीली मोतिया पगड़ी और खड़खड़ करती चादर वाला निरंजन दिखाई देता था। साहबों ने एक दिन निरंजन को गोबर का टोकरा उठवाने के बहाने बुलवा लिया। पिछली रात पानी बरसा था और निरंजन व दूसरे हलवाई हल जोतने नहीं गए थे। साहबों को वह मुंह अंधेरे अवकाश में मिल गया था। साहबों, अब तो मैं चला जाऊंगा, निरंजन ने उदास होकर फुसफुसा कर कहा। तो मुझे भी ले चल अपने साथ, साहबों ने साहस संचित करके कह ही दिया। इस प्रकार आधी हंसी आधा प्यार थोड़े दिनों में ही अगाध प्रेम बन गया। फिर साहबों ने निरंजन की एक रात भाग निकलने की सलाह हो गई। गाड़ी 2 मील पर रसाले वाला के स्टेशन से प्रातः 4 बजे छूटती थी। उसी गाड़ी में उन्हें चढ़ना था। साहबों को स्वयं आकर कोठे पर परिवार से दूर अकेले पड़े निरंजन को जगाना था। वचन की बधी साहबो आई और निरंजन को उसके कंधों से पकड़कर धीरे से झकझोर कर जगाने लगी। निरंजन ने ऊ करके करवट बदली। साहबों ने दूसरी ओर होकर उसे फिर उसी प्रकार जगाना चाहा। निरंजन ने फिर करवट बदल ली। साहबों ने 1-2 बार फिर झकझोरा, किंतु निरंजन नहीं जगा। क्या करती? साहबो निराश होकर अपनी चारपाई पर आ गिरी। कुछ दिन उपरांत एक दिन प्रातः सारे गांव में समाचार फैल गया कि साहबो किसी के साथ भाग गई है। दूसरे दिन पता लगा कि वह चक के शहाबुद्दीन के साथ, जो बहाव में से के यहाँ प्राय आता जाता था, चली गई है, उसकी सांडनी की पीठ पर पीछे बैठकर। तीसरे दिन बहाव और उसके भाई बंधुओं के परामर्श से साहबो तथा शहाबुद्दीन का ब्याह चक में ही हो गया। बेचारा निरंजन, जाने उसे क्या हो गया कि जो भी मिलता उससे रुक कर कहता, मैंने समझा मामा खेत पर चलने के लिए जगा रहा है। वह खिसियाना सा आगे बढ़ जाता।